Any topic we make PPT. ओमकारम के लिए शुरू हो जाए। आदर्श बेटा, पीपीटी बनाने के लिए मैंने कुछ टॉपिक सजेस्ट किए थे, बच्चों को दिए थे और कुछ बच्चों ने ऑलरेडी प्रिपेयर किए हुए हैं। तो आप शायद उस दिन नहीं थे, इसलिए आपको टॉपिक नहीं मिला होगा। ठीक है, मैं अभी दे देती हूँ आपको टॉपिक, जिससे कि आप इसी टॉपिक को लें। मैम मेरे को भी नहीं मिला। किसको नहीं मिला? नहीं। यस मैम। अच्छा, एक मिनट, जस्ट वेट। मैम मुझे भी नहीं मिला। समास विराम चिन्ह पदबंध। ओके, ये अपना हो गया है। सर्वज्ञ सर्वनाम विशेषण वाच्य पत्र लेखन। ठीक है, अब ये देखो, संवाद लेखन और ईमेल लेखन। संवाद लेखन को कौन करना चाहेगा? संवाद लेखन मैम रोहित साहू। रोहित, ओके, है ना। तो उसके लिए क्या जरूरी है, क्या नियम है, क्या कानून है, उसके आपको सारी चीजों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपनी पीपीटी के थ्रू, और बच्चों को एग्जाम्पल देते हुए बताना पड़ेगा कि क्या रिक्वायर्ड है उस जगह पे। ठीक है रोहित, मैंने नाम नोट कर लिया आपका संवाद में। ठीक है, ऐसे ही विज्ञापन लेखन कौन लेना चाहेगा आप में से? मैम आदर्श का। ओके आदर्श, ठीक है। विज्ञापन लेखन कैसे लिखा जाएगा, क्या उसमें जरूरी है, कौन कौन सी बातों का ध्यान में रखना जरूरी है, कितना बड़ा होना चाहिए, कैसे क्या क्या चीजों को हमको लेना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपकी पीपीटी के द्वारा आपको स्पष्ट करना पड़ेगा क्लास में। आदर्श, ठीक है। Yes, ma'am. और एग्जाम्पल भी देने पड़ेंगे, आप बच्चों को टास्क भी दे सकते हो, आप बच्चों को इसके बेसिस पे अपना एक गूगल फॉर्म भी भेज सकते हो, चाहे 5 ही क्वेश्चन प्रिपेयर करो। मैम प्रश्न उत्तर पूछ सकते हैं मैम उसके ऑडिटर? हाँ हाँ हाँ, अभी नहीं, आप गूगल फॉर्म दे दो तो नंबर आ जाएंगे, किसने अटेम्प्ट किया ये भी पता चल जाता है। ठीक है रोहित, केवल 5 प्रश्न डालो, कोई जरूरी नहीं कि 10 प्रश्न होने चाहिए, ओनली 5। जो आप पढ़ाओगे उसके बेसिस पे 1 वर्ड में मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन, MCQ। ठीक है, ठीक है बेटा। और उसमें नाम का जो कॉलम है वो जरूर डालना, नाम नहीं रहता है तो मुश्किल हो जाएगी, नाम का कॉलम जरूर डालना। ठीक है, अब बाकी हमारे पास स्लोगन और ये क्या बोलते हैं, ईमेल लेखन। कौन किसको नहीं मिला है अभी? मैम मेरे को। नैतिक, आप स्लोगन लेखन के बारे में पता कर सकते हो, स्लोगन कैसे स्लोगन लिखे जाते हैं? यस मैम। इस पे पीपीटी बना पाओगे आप? यस मैम। ओके नैतिक, ठीक है। अब ईमेल बाकी है, एक और ईमेल कौन बच्चा ले सकता है जिसने अभी तक कोई टॉपिक नहीं लिया है? ईमेल, ईमेल भेजने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, किस तरीके से भेजा जाता है, और कोई बच्चा एक्स्ट्रा करना चाहे तो भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम पूजा। हाँ बेटा पूजा, ओके वेरी गुड, ठीक है पूजा, आपका मैं डाल दी ईमेल पे। ठीक है, ये भी हमें सीखना पड़ेगा कि ईमेल कैसे लिखा जाना चाहिए। ठीक, तो मैं स्टार्ट पता कब, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करूं या थर्सडे से शुरू करूं? हाँ अक्षर। मैम वो मैंने मैम शब्द अलंकार पे बनाया है, पर मैंने मैम जो गूगल फॉर्म बनाया मैम अलंकार के बेसिस पे बना दिया, अर्थ अलंकार शब्द अलंकार दोनों। आपको शब्द अलंकार ही लेना पड़ेगा, उन क्वेश्चंस को डिलीट मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, 5 ही प्रश्न रख लो। ठीक है, क्योंकि जो आप पढ़ाओगे नहीं उस पे क्वेश्चन कैसे पूछोगे? ठीक है बेटा अक्षर। मैम अगर मैं वो भी अलंकार पूरा ही पढ़ा दूं तो? नहीं, पूरा नहीं पढ़ा सकते, लेकिन आप ये काम हो सकता है कि जब पूरे अलंकार हो जाए तब आप अपना गूगल फॉर्म सेंड करो।
ये काम कर सकते हो आप। ठीक है, ठीक है बेटा। ओके मैम। अक्षर है ना, आधा किसी और ने, जैसे अर्थ अलंकार आपने लिए और ये रचना के आधार पर जो है शब्द अलंकार, तो सॉरी कहाँ गया अलंकार, अलंकार किस किसने लिया अपना, अलंकार किस किसने लिया हुआ है? मैम मैंने भी लिया मौलिका। अपना अलंकार। मैम मैंने भी लिया है। मोनिका ने लिया है और अक्षय ने लिया है, मैम अक्षत ने राधिका। लिया है, राधिका ने लिया है उपमा अलंकार। ठीक है, तो अक्षत इन सभी का हो जाएगा ना, जैसे मैं मोनिका को पहले इनवाइट कर लूं, फिर राधिका को इनवाइट कर लूं, फिर अक्षत को यस इनवाइट मैम। कर लूं, उसके बाद आप अपना डाल सकते हो, ओके मैम। क्योंकि सारा ही कवर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको अलंकार पढ़ाते समय लास्ट में कॉल करूंगी। ओके मैम। ठीक है, और ये भी बच्चे बेटा 5 क्वेश्चंस एटलीस्ट आप अपने गूगल फॉर्म में डालें, जो पढ़ाया उसके बेसिस पे, जो आप पढ़ाना चाहते हैं उसके बेसिस पे तैयार रखें। ठीक है, इससे आपका भी रिवीजन हो जाएगा और बच्चों का भी रिवीजन हो जाएगा, और हमें ये भी पता चल जाएगा कि किस किस बच्चे ने अटेम्प्ट किए। ठीक, मैम चलो। हाँ बेटा, मैम वो एक बार टॉपिक रिपीट कर दीजिए मेरा मैम। देवांग का टॉपिक, देवांग आपने ये वाक्य को लिया है रचना के आधार पे, वाक्य वाक्य रचना के आधार पर ओके कितने मैम। प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, वाक्य रचना के आधार पर, और अक्षय का है अर्थ के आधार पर। हाँ विवेक, आपका है पद परिचय, क्रिया, क्रिया का पद परिचय। विवेक, क्रिया का पद परिचय, पद परिचय। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं क्लास। टोपी आधा हम पढ़ चुके थे, और हमने देखा था कि किस प्रकार नर और मादा गौरैया में बहस छिड़ी हुई है कि टोपी की कितनी अहमियत है। एक को टोपी बहुत पसंद है, एक को कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता है, जबकि नर गौरैया को ये सब बकवास लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि इसमें प्राकृतिक सौंदर्य छुप जाता है और आदमी जो असल में होता है वो दिखता नहीं है। मतलब हम सब कुछ बनावटी कर लेते हैं, सब कुछ ऊपर से एक तरीके से कवर होता है, ओढ़ लेते हैं हम, जैसे हम नहीं होते वैसे हम दिखाई देते हैं, मतलब हमारी हकीकत छुप जाती है। तो यहां तक हम चले गए थे कि उसको एक फाहा मिलता है, रुई का फाहा कहाँ मिलता है, घूरे पे, जहाँ पे कूड़ा कचरा इकट्ठा किया जाता है गांव के बाहर, घर के बाहर एक ऐसी जगह होती है जिसका टीला जैसा बन जाता है कचरा फेंकते फेंकते, उसको बोलते हैं घूरा। घूरे पे उसको रुई का टुकड़ा मिलता है, रुई का फाहा मिलता है, और वो बड़ी उछलती कूदती हुई गौरैया को बताती है कि देखो मुझे मिल गया है और अब मैं टोपी बनवा लूंगी। पर नर गौरैया को ये समझ में नहीं आता है कि आखिर ये इतना खुश क्यों है, अभी तो सिर्फ रुई का फाहा मिला है, ये तो टोपी की कल्पना कर रही है। और फिर वो क्योंकि समझदार है, वो उसको बोलता है इतनी खुश मत हो, और उसको एक उदाहरण देता है कि एक आदमी को चाबुक मिलती है रास्ते में पड़ी हुई, तो वो सोचता है कि आगे मुझे घोड़ा भी मिल जाएगा, जीन भी मिल जाएगा, ठीक है, और लगाम भी मिल जाएगा, जबकि उसका पूरा जीवन इन्हीं 3 चीजों के पीछे ढूंढते ढूंढते बीत जाता है, पर उसको कुछ नहीं मिलता। तो गौरैया को वो उदाहरण देता है कि देख ऐसा ना हो जाए कि तू भी पूरा जीवन उसके लिए बिता दे और बर्बाद कर दे, समय की कीमत पहचान और इन सब चीजों को छोड़ दे। अब वो बोलती कि नहीं, मैंने तो जिद पकड़ ली है, मैं तो करूंगी। तो वो डिटर्मिन्ड थी, दृढ़ निश्चयी थी, पक्का विश्वास करती थी, किसी चीज को ठान लेने के बाद उसको छोड़ती नहीं थी। आते हैं पेज नंबर 118 पे। ठीक है, अब दुनिया के पास जाती है, वो सबसे पहले उस रुई के फाहे को लेकर दुनिया के पास जाती है, जो रुई को धुनकर हल्का बना देता है, उसका हर एक फाइबर अलग अलग कर देता है। तो दुनिया के पास जाती है और बोलती है, बड़े मनुहार से बोली, मनुहार से मतलब बड़े प्यार से मनाते हुए बोली, क्या बोली, दुनिया भैया इस रुई के फाहे को धुन दो। बोलती है कि भैया जरा इस रुई के फाहे को तुम धुन दो, हल्का बना दो इसको, ये इकट्ठा हो गया है, इसको फैला दो। दुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था,
उसके तन पर वर्षों पुरानी तार तार हो चुकी एक मिर्जई पड़ी थी। उसका जो कपड़ा था वो फटा पुराना था, एकदम ऐसा लग रहा था कि उसके पास नया कुछ है ही नहीं, बहुत पुराना, चिथड़े हो रहे थे। ऐसा उसने जैकेट नुमा वस्त्र धारण किया हुआ था, जिसमें उसकी सर्दी भी उसकी सर्दी भी रुक नहीं रही थी। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं? देखती नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। यहाँ तो एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम का दाम चलाता है। चाम का दाम, चाम का मतलब क्या होता है, किसको पता है? चाम मतलब चमड़ी, ठीक है। मतलब इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट करने वाला उनका राजा है, इतना ज्यादा परेशान करने वाला है कि चाम का दाम चलाता है, मतलब चमड़े का दाम। ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई धुनवाने। कहने का तात्पर्य यह है कि राजा इनसे बहुत सारा काम लेता था, लेकिन उसकी कीमत नहीं देता था। जो कि हम देखते हैं कि जो राजशाही घराने से होते हैं या जो राजा होते हैं या ऊपर की पोस्ट पे लोग होते हैं, ये लोग कभी भी अपने से नीचे वालों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। ये अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं और कई बार मुफ्त में ही काम करवा लेते हैं। यही यहाँ का राजा कर रहा था, जिसकी रजाई ये दुनिया धुन रहा था बनाने के लिए। तो बोलता है, मेरे पास बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है, तू तो जा, क्योंकि तू तो आ गई है फोकट में रुई धुनवाने के लिए। उसको लगता है ये चिड़िया मुझे क्या कीमत देगी। बोलता है, फोकट का काम तो वैसे ही नहीं करते हो, राजा भी फोकट से ही करवाता है, पैसे मिलते नहीं और हमारी दुर्गति होती है। उज्र ना करो भैये। तो बोलती है कि तुम परेशान मत हो, तुम गुस्सा मत हो। गवरैया बोली, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी, मैं तुम्हारी पूरी मेहनत का पैसा दूंगी, मेहनताना दूंगी। कैसे दूंगी? उसके पास पैसे तो थे नहीं, क्या देगी वो, क्या देगी? क्या देना चाहती थी वो? कैमरा ओपन करो जरा, मुझे नजर आओ, मैं ही दिख रही हूँ कैमरे में। अरे जो खो सकते हैं कैमरा ओपन करो। वेरी गुड पूजा, इससे पता चल रहा है घर में सर्दी बिल्कुल भी नहीं है, स्वेटर नहीं पहना हुआ है। हाँ गुड। देखो कितने क्यूट क्यूट से दिख रहे हैं बच्चे सारे। देवांग क्या हो गया, चोट लगी है? यस मैम। तो कुछ हैंकी वगैरह बांध लेते, आंखों पे प्रेशर नहीं पड़ता। मैम वो ठीक है, पट्टी लगा तो मैम वो पक रहा है मैम, इसलिए मैम। अच्छा ठीक है बेटा। चलिए, तो राजा को जब वो बोलती है, वो सॉरी धुनिये को बोलती है कि देखो तुम गुस्सा व्यर्थ में कर रहे हो, मैं तो तुम्हारी मेहनत का पूरा मेहनताना देने वाली हूँ। और कैसे? इसे धुन दो भैया, आधा तू ले ले, आधा मैं ले लूंगी। बोलती है कि तुम तो मेरी रुई को धुन दो, और जितनी रुई बनाते हो तुम, जिसको धुन रहे हो तुम, उसकी आधी तुम रख लेना, आधी मुझे दे देना। कभी भी कोई व्यक्ति इतनी कीमत नहीं देता जितनी गौरैया ने दी उसको, ऑफर की। तो जो दुनिया था बड़ा खुश हो जाता है, बोलता है वाह, इतनी ज्यादा मेहनताना तो मुझे किसी ने नहीं दिया, और ये इतनी नन्ही सी चिड़िया जो रुई लाई है उसका भी आधा मुझको देना चाहती है। वो बड़े प्यार से उसका काम करता है। दुनिया को अपनी जिंदगी में आज तक इतनी खरी मजूरी कभी न मिली थी। खरी मजूरी मतलब जितनी मेहनत है उसके बदले में उतना ही पैसा या मेहनताना, उतना ही उसको पारिश्रमिक यदि मिलता है तो वो खरी मजूरी मतलब शुद्ध। 16 आने में 8 आने मजूरी, तो इसके सपना थी। वह झट तैयार हो गया। एक आने में कितना होता होगा? 4 आने में 25 पैसे होते हैं। 25 को 4 से डिवाइड करोगे तो वो 1 आना होता है। ठीक है, पुराने समय में आना चलता था। 12 आना मतलब 75 रुपए, 16 आने मतलब 1 रुपया। ठीक है, 4 आना 25 पैसा, 8 आना 50 पैसा, 12 आना 75 पैसे 75 पैसे, और 16 आने यानी 1 रुपये, 1 रुपया। ठीक, तो वो बोलता है
कि 16 आने यानी 1 रुपए में 8 आने की मजूरी मिल रही है, तो सौदा बुरा नहीं है, बहुत अच्छा सौदा है, इतना मुझे किसी ने भी नहीं दिया है। वो तैयार हो जाता है, घर रचो उसकी ताती बज उठी, जिससे वो धुनता था उसकी आवाज आने लगती है और वो बड़े मन से उसकी रुई को धुनकर एकदम हल्का कर देता है और वो रुई का फहा इतने से बहुत बड़ा हो जाता है। उसमें से आधा दुनिया ले लेता है और आधा गवरैया को दे देता है। गवरैया बड़ी खुशी से उस रुई को लेकर जाती है किसके पास? कोरी के पास। कोरी कौन होता है? जो सूत काटता है, धागा बनाता है चरखे का इस्तेमाल करके, उसको बोलते कोरी। पुराने समय में ये जो थे ना दुनिया, कोरी, ये जाति प्रथा का ही हिस्सा है, कास्टिज्म। कास्ट के हिसाब से उस व्यक्ति का काम निर्धारित होता था। तो आज भी अगर हम इन लोगों को जानते हैं तो बेशक वो आज के समय में काम नहीं होता उनके घरों में, क्योंकि अब हम सब एजुकेटेड हैं, हम सब शिक्षित हैं और शिक्षित होने की वजह से हम नौकरियों में आ गए हैं। पढ़ लिख कर हमने अपना जो पेशा था, जो हमारा पैतृक पेशा था, जो जिस प्रोफेशन को हम अपनाते चले जा रहे थे, अब वो बंद हो चुके हैं। अब पॉटर के घर में जाओ तो उसका बेटा पॉटरी नहीं कर रहा होगा, टेलर के घर में जाओगे तो उसका बच्चा टेलरिंग नहीं सीख रहा होगा, और ये जरूरी नहीं है। तो हमने अपने व्यवसायों को बदल दिया है एजुकेशन लेकर, शिक्षित होकर। लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं था। कोरी का मतलब है कि उस घर में केवल सूत काता जाता था, कपड़ा बनाया जाता होगा, धागे बनाए जाते होंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो वो कोरी के पास जाती है। मतलब चिड़िया कितनी जानकारी रखती है, सोच के देखो, बहुत इंटेलिजेंट है हमारी बर्ड, ठीक है। जो स्पैरो है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसको आसपास की जानकारी है और इसलिए वो कोरी के पास अपनी रुई को लेकर जाती है। कोरी भैया इस धुनी रुई से सूत काट दो। उसके पास भी जाके रिक्वेस्ट करती है कि जरा मेरे इससे धागे बना दो मजबूत से। कोरी की कमर झुकी हुई थी, कोरी भी काम के बोझ से परेशान था। वो बोलता है उसने बदन पर धज्जी धज्जी हो चुका एक जुस्सा डाल रखा था। उसने भी क्या, एक कंबल जैसा एक वस्त्र जो ओढ़ रखा था, वो धज्जी धज्जी मतलब तार तार हो गया था, बहुत पुराना फटा हुआ। तो वो क्या बोलता है, बड़ी अनिच्छा से बोला, जैसा कि दुनिया ने उत्तर दिया था, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं? देखते नहीं, मुझे अभी राजा जी के अचकन के लिए सूत काटना है। अचकन भी कुर्ते जैसा वस्त्र होता है, उसके लिए वो बोलता है कि मुझे वो बनाने के लिए सूत काटना है, और राजा का काम पूरा नहीं होगा तो क्या होगा? क्या होगा? राजा खुश होगा? मैम बहुत गुस्सा करेगा। हाँ, आपने मेरा काम नहीं, अपने फ्रेंड का काम कर लिया तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। मैं बोलूंगी मैंने भी काम दिया था, मेरा नहीं किया, तो मैं 4 डांट लगाऊंगी आपको। और राजा तो फिर राजा था, दंडित कर सकता था, पनिशमेंट दे सकता था, तो इसलिए वो डरकर उसका काम करने के लिए मना नहीं कर सकते थे, उनको करना ही था, चाहे उसका उनको पैसा मिले या न मिले। तो वो बोलता है कि मुझे अभी राजा जी की अचकन के लिए, उनके वस्त्रों के लिए सूत काटना है, इसलिए तेरा कोई काम मैं नहीं करूंगा, भाग यहाँ से। मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त में मलार गाने की, ठीक है। मुफ्त में मलार गाने मतलब किसी का भी काम कुछ भी करने का मुझे कोई शौक नहीं चढ़ा है, बिना कीमत के मैं कोई काम नहीं करूंगा। मलार एक राग है, ठीक है भैया। इस मुल्क में सब काम क्या राजा जी के लिए ही होता है? गवरैया अचरज से बोली। गवरैया सोचती है मैं दुनिया के पास गई तो उसने भी यही जवाब दिया, राजा जी का काम कर रहा हूँ। इसके पास आई हूं तो ये भी वही एक्सक्यूज दे रहा है। तो क्या राजा जी के काम के अलावा किसी का कोई काम नहीं होता है? गजब की बात है, ठीक है। तो सोचती है कि ये तो बहुत अचरज वाली बात है, उसे बड़ा आश्चर्य होता है, हर कोई उसी का काम करने में व्यस्त है। तो बोलती है, वो बोलता है तू किस मुल्क से आई है? मुल्क मतलब देश। तू किस देश से आई है? तुझे नहीं पता है कि हमारे राजा जी कितने महान, कितने बड़े, उनका काम ना करें तो हम क्या करेंगे फिर?
होरी ने उसे भराक देखा, मतलब उसे गौर से देखा, ऊपर से नीचे देखा कि ये गौरैया बोल रही है। जानती नहीं यहाँ का चलन, खट मरे बरधा बैठ खाए तुरंग। बरधा बैल, ठीक है, बरधा बैल, बैठा खाए तुरंग, तुरंग मतलब घोड़ा, ठीक है। बैल की क्या सांसत होती है, खेतों में हल के साथ जोता रहता है पूरा टाइम, ठीक है। हल के साथ जुता रहता है ताकि खेतों में फसल के लिए खेत को तैयार कर सके, जुताई कर सके। और जो घोड़ा है बढ़िया आराम से सैर सपाटे में काम में आता है। यहाँ सब कम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए होता है। राजा जी के लघुए भगुए भी तो बहुत हैं, इसी में उनका भी काम होता है। वो बोलता है कि तुझे शायद पता नहीं है कि राजा जी का सारा काम यहीं पे होता है। उसके लघुए भगुए मतलब उनके जो चापलूस नौकर हैं या उनके नीचे जो काम करने वाले लोग हैं, वो भी उनका दाब दिखाते हैं, वो भी अपना रौब झाड़ते हैं कि मैं, अगर तुमने ये मेरा काम नहीं किया ना तो राजा जी से शिकायत कर दूंगा, ठीक है। हम भी अपने छोटे भाई बहनों को डराते हैं ना, देख तूने मेरी बात नहीं मानी तो पापा से बता दूंगी या बता दूंगा। क्या होता है, वो भाई बेचारा चुपचाप या बहन बेचारा चुपचाप कर लेती है सब काम। इसके भी अलावा क्लास में आप देखते हो कुछ काम नहीं हुआ तो टीचर को शिकायत कर देंगे, टीचर भी डराता है प्रिंसिपल सर को शिकायत कर देंगे, तो आप डरकर वो काम कर लेते हो। तो यही काम यहाँ पे लघुए भगुए मतलब जो उनके फॉलोवर्स हैं, जो उनके चापलूस नौकर हैं, वो सब भी हमसे ही काम कराते हैं। और नाम किसका लेते हैं, राजा जी का। तो हमें डरकर सारे काम करने पड़ते हैं। मुकरो मत भैया, मुकरना मतलब ना मत करो भैया। क्यों मत करो, हम तुम्हें माकूल मुआवजा देंगे, तुम्हें जो कीमत चाहिए वो कीमत मैं दूंगी, लेकिन मेरा काम जरूर कर दो। इससे काट दो, आधा तुम ले लो आधा मैं ले लूंगी। फिर वो ऑफर करती है कि आप अगर इसका धागा बना दोगे तो आधा धागा आधा सूत आप रख लेना, आधा ही मुझको दे देना। कोई भी तैयार हो जाता है कि वाह इतना मेहनताना तो मुझे किसी ने नहीं दिया, सीधा सीधा आधे का हिसाब। और वो भी तैयार होके बड़े मन से उसका धागा बनाता है। इतनी वाजिब मजूरी पर काम न करना मूर्खता होती। तन तन करके उसकी तकली चरखी ताता थैया करने लगी, काम करने लगी। काफी महीन और लच्छेदार सूत काट दिए उसने बहुत ही प्यारा सा धागा, बहुत सॉफ्ट स्मूथ और बहुत ज्यादा मजबूत धागा बना दिया। बड़े मन से काता हुआ सूत था, इसलिए उतना ही सुंदर भी था और सॉफ्ट भी था। कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग ने गवरैया को और आगे बढ़ने पर उकसा दिया। क्यों उकसा दिया, क्यों वो आगे बढ़ रही थी बार बार, क्या कारण था? मैम क्योंकि वो सफल हो रही थी मैम, वो जो चाह रही थी वो हो रहा था। हाँ वेरी गुड। उसके काम में ज्यादा बाधाएं नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी, कोई रीजन? टोपी बनाना था और वह सबको बराबर की दाम दे रही थी। लेना। हाँ बिल्कुल। और मैम क्योंकि उसकी बहुत जिद थी, उसके पास भी जा रहे थे, वो सब लोग उसका काम करने के लिए तैयार हो रहे थे। सब उसका काम तैयार कर रहे थे, करने के लिए तैयार हो रहे थे, क्योंकि वो दृढ़ निश्चयी थी, क्योंकि उसमें जो डिटर्मिनेशन था, जो उसका पक्का विश्वास था, वो अडिग था। जब हम कुछ ठान लेते हैं ना तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं, दिखाई देने लगते हैं। वो किसी भी तरीके से हार नहीं मानना चाहती थी, इसलिए उसने सबको मना लिया और कोई गलत काम भी नहीं किया। सबको उनकी मजदूरी भी दी और अपना काम भी करवाया। तो जो तरीका होता है, हमारा स्टाइल ऑफ वर्किंग मैटर करता है। आपको सब आता है पर आप गुस्से से बोलो, कोई आपके पास नहीं आएगा। आपको कुछ नहीं आता या थोड़ा बहुत आता है पर आप प्यार से व्यवहार करते हो तो सब आपके पास दौड़े हुए आएंगे। तो मतलब ये है कि हमारा जो व्यवहार है वो भी मायने रखता है।
आपके पास कई बार कोई चीज नहीं होती, लेकिन आप गुस्से से रिएक्ट करोगे, प्रतिक्रिया दोगे, तो सब आपसे दूर हो जाएंगे। जो आपको चाहते होंगे वो भी आपसे पंगा नहीं लेना चाहेंगे कि किसी का सीधे मुंह जवाब ही नहीं देता ये बच्चा या बंदा। तो इसलिए उसने जो ठान रखा था, उसकी जो संकल्प शक्ति थी, इच्छा शक्ति थी, वो इतनी दृढ़ थी कि उसके काम बन रहे थे, क्योंकि उसको रास्ते मिल रहे थे। एक कदम हम बढ़ाते हैं तो अपने आप हमको दरवाजे दिखाई देने लगते हैं, रास्ते बन जाते हैं, खुल जाते हैं। तो उसका सूत कट जाता है और वो आगे बढ़ जाती है। अब उसको पता था कि अब तो मैं अपने अंतिम मुकाम तक भी पहुंच जाऊंगी और मेरी टोपी तैयार ही हो जाएगी। इसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए और इसरार करने लगे। उससे भी उन्होंने रिक्वेस्ट की, विनती की, बुनकर भैया इस कते सूत से कपड़ा बुन दो। अब वो उसको बोलते हैं कि आप कपड़ा बना दो इस धागे से जरा, और उसको भी वही चीज ऑफर करते हैं, वही चीज देते हैं। बोलते हैं कि अगर आप मुझे कपड़ा बना के दे दोगे तो आधा कपड़ा आप रख लेना, आधा कपड़ा मुझे दे देना। बुनकर भी तैयार हो जाता है, पर उससे पहले वह भी उनको हटाता है, भगाता है। बुनकर इन्हें अकबक होकर देखने लगा, हटते हो कि नहीं यहाँ से, देखते नहीं मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है। बागा झबले जैसा, पूरा उनका कुर्ते जैसा। अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के कारिंदे हाजिर हो जाएंगे। कारिंदे मतलब नौकर, काम करने वाले। राजा के यहाँ जो काम करते हैं वो लोग आ जाएंगे और मुझसे मांगेंगे कि कहाँ बनाया तुमने, राजा जी की आज्ञा है कि लेकर आया जाए। साव करे भाव तो चबाव करे चाकर। ठीक है, अगर कोई बड़ा व्यक्ति कुछ करता है तो चाकर क्या करते हैं, चबाव करें, मतलब उस चीज को पूरा करने की कोशिश करते हैं। मतलब ऑर्डर पापा मम्मी ने दिया तो काम आप करते हैं। टीचर आपको ऑर्डर देते हैं और काम आपके द्वारा पूरा होता है। टीचर काम नहीं करता, टीचर आपको गाइड करता है। इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो जाता है। वो अपना काम करने लगता है। उसको लगता है ये तो फुर्सत में आए हैं और इनको फ्री का काम चाहिए, मुफ्त का काम चाहिए। इसे बुन दे भैया, गवरैया ने साहस संजोकर कहा। गवरैया ने हिम्मत नहीं हारी और उसने कहा कि तुम इसको बुन दो, हम सेंत मेत का काम नहीं करवाते, हमें मुफ्त का काम कराने नहीं आता, हम तो बिल्कुल तेरे को मेहनताना देंगे, वही जो चाहिए तुझे, आधा हम लेंगे और आधा तुझे दे देंगे। तो तू कपड़ा बुनकर आधा खुद ही रख ले और आधा ही दे दे। बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं है, वह तैयार हो जाता है। सूत अपनी ओर खींचकर ताना बाना पसार दिया। उसका करघा चलने लगता है। सूत से कपड़ा बनाने के लिए करघे की जरूरत होती है, लूम की जरूरत होती है। हैंडलूम जिसको बोलते हो वो हथकरघा होता है। आजकल ये मशीन्स में लग जाता है, मशीन में लूम तैयार होता, लूम बने रहते हैं और उससे हम मशीन से ही कपड़ा अच्छे से तैयार कर पाते हैं। लेकिन पुराने समय में हाथ का लूम होता था, हैंडलूम इसीलिए बोला जाता था। करघा, हथकरघा, और वो करघा चलता है और कपड़ा बुनकर तैयार हो जाता है। कैसा कपड़ा बनता है वो, काफी गफ्श, मतलब बहुत ज्यादा पास पास उसके धागे थे, और दबीज मतलब बहुत ही उम्दा कपड़ा वो बुन देता है। बहुत ही फाइन धागों से बना हुआ बड़ा ही मजबूत और सुंदर कपड़ा बुन देता है वो। आधा उसने ले लिया और आधा इन्होंने। गवरैया ने 3/4 मंजिल पार कर ली। कपड़ा लिए लिए वह एक दर्जी के पास पहुंची। दर्जी भैया इसकी टोपी सिल दो। अब उसका आखिरी मुकाम था टोपी सिलवाने का। खिसकती हो कि नहीं यहाँ से, दर्जी रोष से बोला। देखते नहीं, राजा जी की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है। ठीक है, तो उसके बेटे के दस्तन और झब्बे सिलने हैं मुझे। मतलब राजा का जो बेटा हुआ है उसके मुझे झबले सिलने हैं, उसके छोटे छोटे कपड़े बनाने हैं, और इसलिए मैं बहुत व्यस्त हूं। मेरे पास बिल्कुल फ्री का टाइम नहीं है कि तेरा फ्री का काम करूं। दर्जी ने माथे का पसीना पोंछते हुए ठंडी आह भरी। कुछ देना न कुछ लेना, भर माथे पसीना। तो वो भी राजा जी की
बुराई करता है कि सारा काम हमसे करवा लेते हैं, पैसे देते नहीं है। लेकिन ये सब चीजें कैसे हो रही थी? क्योंकि वो उनके राजा थे और प्रजा को उनके हिसाब से काम करना पड़ता था, क्योंकि उनको उस जगह पे रहना था। हम तो भय बेगार में कुछ करवाते नहीं। चिड़िया बोलती है, गौरैया बोलती है कि हम तो किसी से भी मुफ्त का काम नहीं करवाते। तुझे पैसे चाहिए तो पैसे ले लेना, क्या पैसे के बदले में लेना, पैसे तो थे नहीं। गौरैया बोली, इस बुने कपड़े की टोपी सिल दे, बल्कि 2 टोपियां सिल दे, एक तू ले ले, एक हम ले लेंगे। आधा आधा सौदा करती, 50-50% का बिजनेस कर रही होती है वो, क्योंकि उसको अपने मुकाम तक पहुंचना था और जो सोचा था वो करना था। मुंह मांगी मजूरी पर कौन मुझी न तैयार होता। कच्च कच्च उसकी कैंची चल उठी और चूहे की तरह सर सर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। तो ये जो दुष्ट था, जो कंजूस मक्खी चूस दर्जी था, उसने भी तैयारी से काम किया। उसने झट से उसके कपड़े को लिया और फटाफट 2 टोपियां, सुंदर सुंदर टोपियां सिल दी। मुंह मांगी मजूरी पर कौन मुझी तैयार ना होता। मुझी मतलब कंजूस, ठीक है। कच्च कच्च उसकी कैंची चल उठी और चूहे की तरह सर सर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। बड़े मनोयोग से उसने 2 टोपियां सिल दी। खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर 5 फंदने भी जड़ दिए। अब इतना ही नहीं, टोपी को सिलकर और टोपी पाकर दर्जी इतना खुश था कि उसने उसको एक्स्ट्रा कुछ देने के लिए सोचा और इसलिए उसने चिड़िया की टोपी को डेकोरेट कर दिया, सजा दिया। उसने 5 फंदने लगा दिए उस पे, ठीक है। अब फंदने जड़ देने से टोपी और भी सुंदर हो गई। जैसे बच्चों के उसमें पॉम-पॉम होते हैं, देखे आपने, छोटे बेबीज की कैप्स में होते हैं, बड़ों के भी कैप्स में आप गर्ल्स जो पहनते हो, इतने बड़े बड़े से लटके रहते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं आपको। उससे टोपी का गेटअप तो आता है, पहनने वाले का भी गेटअप आ जाता है, आप प्यारे प्यारे से और भी ज्यादा दिखने लगते, ठीक है। तो उसने जब वो फुन्ने जड़ दिए तो चिड़िया को देखते ही इतनी अच्छी लगी टोपी और उसने झट से उस टोपी को पहन लिया। वाह। अब उसने क्या किया, जैसे वो अपने आपे में नहीं रही, जैसे उसने टोपी पहनी उसको लगा मैं तो बड़ी खूबसूरत लग रही हूँ, बहुत सुंदर दिख रही हूँ। तो वो नाचने लगी, 1.5 टांगों पर ही लगी नाचने। 1.5 टांग मतलब एक पैर उठाकर नाचने लगी, वो कूदने लगी, फुदक फुदक कर लगी गबरा को दिखाने की, देखो मैं कितनी स्मार्ट लग रही हूँ, कितनी सुंदर लग रही हूँ। तुमको लगता है कि कपड़े पहनने से अच्छे नहीं लगते, मैंने तो टोपी पहनी है और मैं बड़ी सुंदर दिख रही हूँ। देख मेरी टोपी सबसे निराली 5 फुन्ने वाली, ठीक है। अब उसने ये बोलना भी शुरू किया, वाकई तू तो रानी लग रही है। गबरे को भी आखिरकार कहना पड़ा, ठीक है। जो गबरा अभी तक उसके अगेंस्ट जा रहा था, अभी तक उसकी बात मानने को तैयार नहीं था कि कपड़े सुंदरता को बढ़ा देते हैं, अब उसकी टोपी को देखकर वो बोलता है तू तो बिल्कुल रानी लग रही है, इतनी सुंदर तो मैंने सोचा भी नहीं था कि तू लगेगी टोपी पहनकर, और तू वाकई बहुत सुंदर लग रही। इससे क्या हुआ, गौरैया के अंदर थोड़ा सा गर्व पैदा हुआ कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, रानी नहीं राजा कहो मेरे राजा। गौरैया ऊंचा उड़ने लगी, अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा। उसको पता था कि राजा जो है अपने सिर पर टोपी पहनता है, ठीक है, वो मुकुट पहनता है। बादशाही राजा जो है आप देखोगे कि एक कैप भी पहनता है, ठीक है। उसका कैप जो होता है अलग तरीके का होता है, निराले ढंग का होता है। तो बोलती है रानी मत बोलो मुझे, मैं तो राजा का मुकाबला करने चली हूँ, ठीक है। टोपी पहनते ही उसके मन में एक नए हुलस ने जोर मारा। उसने शरारत सोच ली, कुछ करूंगी मैं, क्या करूंगी, क्यों ना इस मुल्क के राजा को भी एक बार जायजा लिया जाए, जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं। वो सोचती है जिसके पास मैं गई उसने सबने कहा कि हम राजा जी का काम कर रहे हैं, हम राजा जी के लिए ये कर रहे हैं, हम राजा जी के लिए वो कर रहे हैं, मतलब राजा बड़ा स्पेशल होगा, कोई बहुत ही मतलब बोला जाए रौबदार व्यक्ति होगा जिसको देखकर ही लोग घबराते होंगे। तो क्यों ना मैं आज अपने राजा को देखकर आ जाऊं जिनके लिए ये सारे काम करते हैं।
और उसने वो फुनने वाली टोपी पहनी और उड़ चली राजा जी के दरबार में। उड़ते उड़ते वो राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठी, किनारे जो डेकोरेटेड बिल्डिंग थी उसके ऊपर जाके बैठ जाती है। जाकर बैठ जाती है। उसी वक्त राजा अपने चौबारे पर टहलुओं से खुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था। राजा उस वक्त अधनंगा बदन और नंगे सिर था। मतलब राजा के सिर पर टोपी नहीं थी, उसके पगड़ी नहीं थी, और वह बड़े मजे से अपने नौकरों से अपनी मालिश करवाने पे लगा हुआ था सुगंधित तेल से। ठीक है, राजा उस वक्त नंगे बदन, अधनंगा और नंगे सिर था। मतलब कोई सिर पर कोई उसने पगड़ी या जो क्या बोलते हैं ताज नहीं पहन रखा था। एक टहलुआ सिर पर चंपी कर रहा था। उनका एक नौकर सिर पर तेल मालिश कर रहा था, चंपी कर रहा था, तो दूसरा हाथ पांव की उंगलियां फोड़ रहा था, चटका रहा था। तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था, चौथी पिंडली पर बुड्डी काट रहा था। ठीक है, तो सब के सब किसी न किसी काम में व्यस्त थे। चिड़िया ने जो सुना था वो देख रही थी। गवरैया कंगूरे पर से ही चिल्लाई, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। उसने गाना शुरू किया जोर जोर से कि देखो मेरे सिर पर तो टोपी है और हमारा राजा ऐसा जिसके सिर पर कोई टोपी नहीं है। तो उसकी बेइज्जती कर रही है एक तरीके से। अरे कोई मेरी टोपी लाओ जरा जल्दी, राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया। टोपी आ गई, राजा ने झट पहन भी ली। देख रही फदबुद्धि। अब क्या हुआ कि जब चिड़िया ने चिढ़ाया राजा को और राजा को बुरा लगा तो उसने अपनी कैप मंगवाई, अपनी पगड़ी मंगवाई और फट से पहन ली और बोला देख तू मुझे चिढ़ा रही है ना, देख मेरी टोपी देख, तेरे टोपी से कितनी सुंदर है, मेरा सिर अब ढका हुआ है, मेरे सिर पे टोपी है, मेरी टोपी में 5 फुन्ने। अब उसने तो चिढ़ाने का सोच रखा था, बोलती है देखो मेरी टोपी तो बड़ी सुंदर है, 5 फुन्ने लगे, आपकी टोपी में तो एक भी फुन्ना नहीं है। गवरैया ने अब दूसरा ही राग अलापना शुरू कर दिया। राजा की टोपी में एक भी, मेरी टोपी में 5 फुन्ने, राजा की टोपी में फुन्ने नहीं। ऐसे शुरू किया। अभी मजा आया। राजा को बेहद हेठी महसूस हुई, उसको शर्म आई, बहुत बुरा लगा। इस मुल्क के महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की यह मजाल। वह बुरी तरह बिगड़ गया। इस सद्बुद्धि की गर्दन मसल दो, देर न करो। और वह गुस्से में आकर बोलता है कि इस चिड़िया को तोड़ दिया जाए, इसको पंख से लिए हैं और इसके पंख पकने मतलब पंख को नोच लो अलग अलग। क्षमा करें महाराज, क्षमा करें महाराज। छोटी सी चीज के लिए आवश्यकता नहीं है। आपने तो कुछ से ठोकर मारूंगा, ठीक है, उसकी बेइज्जती करना। एक भाई माता भैया की टोपी नीचे डाली तो दूसरी भाई ने वो टोपी लपकती राजा के सामने पेश कर दी। राजा टोपी को मसलने नहीं जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर उसने सोचा कि चिड़िया ने टोपी पहनी, आखिर टोपी किसने है। उसने उधर देखा, बड़ा ही सुंदर सा
ओके सॉरी, मेरी आवाज अब आ रही है बेटा? यस मैम। कनेक्शन चला गया? यस मैम। ठीक है, तो वहां तक हम देखते हैं कि राजा जब टोपी को पैर मारने जा रहा था, उसको मसलने जा रहा था, तो उसको उसकी सुंदरता पे तरस आता है। लगता है कि इतनी सुंदर टोपी ये कहीं से बनवा कर लाई है, पर बनाई किसने हमारे राज्य में? अब एक उसके लिए यह प्रश्न था पता करना, और इसके लिए वो बहुत मेहनत करता है ताकि पता चल सके कि टोपी आखिर चिड़िया के लिए इतनी सुंदर किसने बनाई है। और जब वह पकड़ में आएगा तो वह उससे सवाल जरूर करेगा। इसके आगे का जो थोड़ा सा पार्ट है ये हम बुधवार को पूरा प्रश्न उत्तर के साथ में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, शांति पाठ करते हैं। और कोई बच्चा ऐसा है जो कि कंप्यूटर से हो, लैपटॉप या कंप्यूटर से ज्वाइन कर रहा हो? कौन है, कोई है ऐसा? मैम मोनिका। पूजा, ओके पूजा, यस मैम। शांति पाठ के बाद रिकॉर्डिंग ऑफ कर देना, रिकॉर्डिंग ऑफ कर देना। यस मैम। ओके चलिए, लेट्स डू शांति पाठ। शांति शांति शांति। साई राम, साई राम बेटा। साईराम मैम। साईराम मैम। साईराम मैम।